भगवान बुद्ध ने कहा है, However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act upon them? हमें कई बार पता तो होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हम करते नहीं हैं। उसको कहते हैं नॉलेज एक्शन गैप। नॉलेज एक्शन गैप। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मैं चाहता हूं कि आप खुद एक एनालिसिस करें। कल मैं आपके साथ इस टॉपिक को लेकर एक छोटी सी टिप या फिर एक छोटा सा साइंस जो इसके पीछे है वो शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप खुद झांकिए और सोचिए कि नॉलेज एक्शन गैप के पीछे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या विल पावर की कमी की वजह से ये होता है? अगर विल पावर की कमी है तो हम बाकी की चीज़ें क्यों कर पाते हैं, और जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो हमें पता है कि हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा, वो चीज़ हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आप सोचिए। कल मैं आपके साथ इसको लेकर एक टिप शेयर करने वाला हूँ। आज 28 जून 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सब ने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं हेडलाइंस और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं। 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और ये फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइज, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज studyIQ.com। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी मन की बात प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। एक तो है वैक्सीन को लेकर हेजिस्टेंसी, यानी कि हिचकिचाहट। बहुत सारे लोग आज भी वैक्सीन को लेकर थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि आप इस हिचकिचाहट को छोड़िए और आप आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। पानी के बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि वाटर कंजर्वेशन जो है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये एक प्रकार से देश की सेवा भी है। और पानी जब हम बचाते हैं तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम पानी बचाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने देशवासियों को ये भी कहा है कि जो हमारे ओलंपिक प्लेयर्स हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए वी कैन यूज़ दिस #cheer4India। कोविड की बात करें तो रिकवरी रेट 96.75% हो चुका है। 32.17 टोटल वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो हमारे देश में एडमिनिस्टर किए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक मेजर टेरर अटैक को अवर्ट किया है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने लोगों को कहा है कि लोगों की क्रांति होनी चाहिए, एक मूवमेंट होनी चाहिए जिससे हम हमारी जो भाषाएं हैं उनको प्रिजर्व कर सकें। हमारे आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भादुरिया साहब ने 2 जवानों के साथ बातचीत की। जो जम्मू एक्सप्लोजन है इसकी वजह से हमारे 2 IAF के जवान जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनके साथ एक बातचीत की। और जब भी ऐसी बातचीत होती है, जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप हेड हैं वो आपको पर्सनली मिलते हैं और बात करते हैं तो जवानों का जज्बा जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया और के किशन रेड्डी जो हैं, ये दोनों मिनिस्टर्स हैं और दोनों ने भारत बायोटेक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसकी एक विजिट ली थी। INS ताबार को डिप्लॉय किया गया है नेवल एक्सरसाइज के लिए जो अफ्रीका और यूरोप में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दुलेरिया विलेज हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके लोगों को अपील की है कि आप आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। एक हांगकांग मेरीना फायर की वजह से जो शिप हैं वो डूब चुकी है। बांग्लादेश ने 10 कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद कर दिया है। और एक हादसा हुआ, जो हॉट एयर बलून है ये क्रैश हुआ। ये मेक्सिको की खबर है और इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। बांग्लादेश में कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, मृत्यु दर भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और इन्फेक्शन भी बढ़ा है। तो ये एक
चिंता का विषय है। और आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की बात करें तो अतनु दास और दीपिका कुमारी जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। वी हैव 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन आवर टेबल। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू में जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का एक बेस है, तो इस बेस के एयरपोर्ट के ऊपर एक टेरर अटैक हुआ। ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टाइम पर इसको रोक दिया गया। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो ये है कि ये अटैक ड्रोन के माध्यम से किया गया था, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। मुझे आज भी याद है, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, शायद उससे ज़्यादा भी वक्त हो चुका हो। पीआईबी एनालिसिस के लेक्चर्स मैं बनाता था, और पीआईबी के एक लेक्चर में मैंने विस्तार से चर्चा की थी ड्रोन्स के बारे में और स्वॉर्म्स के बारे में। ड्रोन के स्वॉर्म्स यानी कि एक प्रकार से मल्टीपल ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, एक साथ लेट्स से 200-300 या फिर उससे भी ज़्यादा ड्रोन्स के इस्तेमाल करना और किसी देश के ऊपर अटैक करवाना। ड्रोन्स का इस्तेमाल कितनी सारी चीज़ों में किया जा सकता है। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। डेटा कलेक्शन के लिए, कहाँ पर आपके सोल्जर्स हैं, कौन कौन सी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। आई एम श्योर आपने उरी फिल्म देखी होगी, और उरी में जो एक गरुड़ नाम का एक बर्ड का ड्रोन यूज़ किया गया था, तो कैसे उस ड्रोन ने इस ऑपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। फिल्म में जो स्टोरी थी तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस ड्रोन ने। अब पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटजी है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि वो फेस टू फेस जो फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर है वो दोनों देशों के बीच में नहीं चल रहा है, लेकिन पीठ पीछे जो वार करते रहना, कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर ऐसे टेरर अटैक करते रहना, तो इस स्ट्रेटजी में, इस वॉरफेयर में ड्रोन जो है वो एक परफेक्ट फिट हैं पाकिस्तान के लिए। उनको तो बस ये लश्कर और जैश जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ये ड्रोन्स पहुंचाने हैं, उनको ट्रेनिंग दे देनी है, और उसके बाद ये अटैक करते रहेंगे। और जो उनकी सरकार है, उनकी जो एजेंसीज हैं जैसे कि आईएसआई, तो ये हमेशा मना करते रहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया है, और ये इल्ज़ाम जो है ये लश्कर और जैश के ऊपर डालते रहेंगे। और होगा ये कि फिर भारत कोई रिटेलिएशन भी नहीं कर पाएगा कि अगर आपने कोई ऐसा अटैक किया तो फिर एक देश का अधिकार बन जाता है कि वो रिटेलिएशन करें, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने कोई खास सॉलिड एविडेंस नहीं रहेंगे। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, वो ये है कि अभी तक अलग अलग दुनिया के कोनों में हमने देखा है कि जो आतंकवादी संगठन हैं वो ग्राउंड बेस्ड थे, राइट। उनके पास ना तो एयर पावर है और ना तो नेवल पावर है, उनके पास बस लैंड फोर्स है, एक प्रकार से उनकी आर्मी ही है। तो अलग अलग देश, यूएसए, भारत जो है वो नेवल और एयर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक हद तक हम उनके ऊपर जीत हासिल कर पाते हैं, या फिर उनके एरिया को एक्सपांड होने से रोक पाते हैं जब आप एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एक नया बदलाव आ रहा है कि ड्रोन के माध्यम से ये आतंकवादी संगठन जो हैं उनके पास भी एयर पावर आ जाएगा। और फ्यूचर में जस्ट इमेजिन कि अगर उनके पास एडवांस ड्रोन्स आ गए तो फिर वो हमारे फाइटर जेट्स और इनको भी टारगेट कर सकते हैं। अरामको का केस आपको याद होगा, आज से लगभग 2 साल पहले 2019 में अरामको जो कंपनी है, तो उनकी ऑयल प्रोसेसिंग, उनकी जो रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, तो ईरान बेस्ड या फिर ईरान बैक्ड हाउथी रेबल्स जो हैं, तो यमन से उन्होंने ड्रोन्स भेजे और अरामको के ऊपर अटैक करवाया था। कुछ समय पहले की बात है कि पंजाब पुलिस ने भी 2 ऐसी जगहों पर ड्रोन्स को रिकवर किया था। 2 ड्रोन्स जो हैं इन्होंने बताया जाता है कि इन ड्रोन के माध्यम से कुछ ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन और कई बार ड्रग्स और ये सारी चीज़ें भी जो हैं ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर के उस पार से हमारे देश में भेजी जाती है। तो ये कुछ दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल इंसिडेंट। पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमारी आर्मी या फिर हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करवाया गया है। तो अब हमें चाहिए कि हम भी कुछ हाईटेक सॉल्यूशंस निकालें। दुनिया भर में ये वर्क इन प्रोग्रेस मोड में है कि कैसे अगर कोई ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो कैसे आप प्री एम्प्ट, यानी कि उस ड्रोन को आप
हवा में ही तबाह कर दे या फिर वो टेक ऑफ करे उससे पहले आप उसको तबाह कर दे, तो इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम चल रहा है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स को अलाउ किया है, और उस टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्लड की सप्लाई है या फिर कोई ऐसी मेडिसिन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ड्रोन के माध्यम से, फूड डिलीवरी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से भेज सकते हैं। और उस टाइम पर हमने कुछ चैलेंजेस की भी बात की थी कि क्या होगा अगर ड्रोन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेट्स से कि वो पार्सल किसी के सिर के ऊपर गिर गया और उस व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ, उनको इंजरी हुई या फिर मृत्यु हुई, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ड्रोन्स को हम अलाउ भी कर रहे हैं, और ये अटैक जो है ये एक वेकअप कॉल भी है हमारे लिए कि वी हैव टू क्रिएट अ रोबस्ट सिस्टम। और ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे कि अगर कोई ऐसा ड्रोन पाकिस्तान से हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल ड्रोन्स हों कि एक साथ 15-20 ड्रोन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए और उस पर्टिकुलर ड्रोन को टारगेट करके उसको गिरा दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आज से ही डेवलप करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इनकन्वीनियंस्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। हाल ही में ऐसा हुआ कि पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी कानपुर की यात्रा पर हैं। अब कानपुर के एक वंदना मिश्रा है, और वंदना मिश्रा जो हैं उनको एक कार में ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल, और उनकी कार को रोक दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का कॉन्वॉय जो है वो वहाँ से गुजर रहा था। और फाइनली वंदना मिश्रा जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ऑफ कोर्स जानबूझकर ये चीज़ नहीं की है, लेकिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दुख व्यक्त किया है कि ये जो एक हादसा हुआ, तो दिस इज़ वेरी सैड थिंग। अब हमारे देश में ये वीवीआईपी कॉन्वॉयज जो हैं ये आज भी मीन्स मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस को नहीं, लोगों को भी ये देखने में बहुत मज़ा आता है। और इट्स लाइक जो पुराने ज़माने में होता था कि कैसे राजा अपने हाथियों के ऊपर निकलते थे और सोने की पालकियाँ उसके ऊपर होती थी, और राजा जो हैं वो ऊपर से कुछ ना कुछ चीज़ों को थ्रो करते थे, जैसे कि सोने के सिक्के या फिर हीरे मोती एक्सेट्रा जो भी हैं, पैसों को ऐसे फेंक दिया, और लोग जो हैं वो उसको उठाते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। लोग राजा को देखने के लिए, इट वाज लाइक ए सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन आज का ज़माना जो है, मीन्स उस समय पर राजाशाही थी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी नाउ, लेकिन लोगों को भी ये पसंद है, और कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर का पार्ट है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक साथ 5-6 बड़ी बड़ी कार्स जो हैं वो कॉन्वॉय में निकलती हैं, तो लोग देखने के लिए भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस को भी ये मज़ा आता है, एक स्पेशल फीलिंग उनको मिलती है ये सारी चीज़ों से। एक हद के बाद तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ने ये भी कहा है कि इट इज़ टू मच। अब्दुल कलाम साहब को ये पसंद नहीं था, आई एम श्योर रामनाथ कोविंद जी को भी, और दूसरे जो ऐसे नेता हैं उनको भी स्टार्टिंग में शायद आपको मज़ा आया, लेकिन एक वक्त के बाद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपकी बहुत सारी जो आज़ादी है एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी चली जाती हैं जब आप एक सिक्योरिटी कवर में रहते हैं। बट एनीवे, ये लाइक्स डिसलाइक की बात नहीं है। हम देखते हैं हमारी सड़कों के ऊपर आज भी ये वीवीआईपी कल्चर जो है वो हर जगह पर दिखता है। कुछ समय पहले 2017 में यूनियन कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया कि ये लाल बत्ती राज जो है वो बंद हो जाए, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मंत्री हैं, एमएलएज हैं, तो इनकी कार्स के ऊपर जो ऐसी लाल बत्ती रहती थी तो उसको हटाया गया। लेकिन क्या ये लाल बत्ती वाला कल्चर चला गया है? नो, इट इज़ स्टिल देयर। मैं देखता हूँ कि शहरों में जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी कार के ऊपर एक प्रकार का सायरन रहता है, और जब भी वो ट्रैफिक में होते हैं तो उनके ड्राइवर्स जो हैं वो सायरन बजाने लगते हैं, और फिर वो गाड़ी जो है वो फटाफट निकल जाती है। फिर आजकल लोगों ने एक नई चीज़ स्टार्ट की है, जो कार की विंडशील्ड होती है, आगे का जो शीशा है, तो वहाँ पर ऐसा एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हैं। किसी ने पुलिस लिखवाया है, किसी ने जज लिखवाया है, अपनी अपनी पोस्ट एक्सेट्रा, और नंबर प्लेट के ऊपर अब वो चीज़ चली गई। लेकिन नंबर प्लेट जो कार का पोर्शन है, तो आगे के बम्पर में या फिर जो बोनेट है वहाँ पर बोर्ड्स लगाए जाते हैं, और वहाँ पर अपने अपने जो लेबल्स हैं वो लगाए जाते हैं कि हम ये हैं वो हैं एक्सेट्रा। तो ये चीज़ आज भी हम देखते हैं।
तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये लाल बत्ती वाला कल्चर जो है वो आज भी गया नहीं है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ एमएलएज जो हैं वो फ्लैग्स का इस्तेमाल करता है, जिससे पता चल जाता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति की कार है। न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो कॉन्वॉय जा रहा था तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो उनको फ़ाइन किया गया। कुछ सालों पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो यूके गए थे और वहाँ पर उनकी कार जो है वो उन्होंने जो ट्रैफिक वायोलेशन किया वो प्रॉपरली पार्कड नहीं थी, तो उनके ऊपर भी कुछ 70 या फिर 90 पाउंड का फ़ाइन जो है वो लगाया गया था। और स्कैंडिनेवियन देशों की बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल लेकर वो लोग साइकिल से दे गो टू देयर पार्लियामेंट और अपनी ऑफिसेस में जाते हैं। खैर वहाँ का सिक्योरिटी माहौल कुछ अलग है, हमारे यहाँ पर थोड़े चैलेंजेस भी हैं सिक्योरिटी को लेकर, तो वी नीड सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और एमएलएज या फिर एमपीज़ को सिक्योरिटी की अगर आवश्यकता है कुछ जगहों पर तो उनको देनी चाहिए, लेकिन ये वीवीआईपी का जो एक प्रोटेक्शन का जो सर्कल होता है उसको हम थोड़ा और ज़्यादा स्मार्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 कार्स में ही एक सिक्योरिटी का कार हो, या फिर लेट्स से 3 कार्स? अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस चीज़ को तय कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी कार्स की क्यों आवश्यकता होती है? और पॉलिटिशियंस भी अगर रोड पर निकलते हैं और वो अगर ट्रैफिक जाम्स में जब फंस जाते हैं तब उनको पता चलेगा कि हमारे सिटी में कितना ट्रैफिक किस प्रकार का है, किस प्रकार से एक्सपांड हुआ है, कौन कौन से नए रूल्स आने चाहिए। अगर वो खुद ट्रैफिक जाम में फंसेंगे तब उनको पता चलेगा, राइट? तब तक मीन्स उनको पता ही। और हम सब जानते हैं हमारे देश में क्या होता है कि कहीं से अगर प्रेसिडेंट साहब निकलने वाले हैं तो वहाँ पर जो लोगों के ऊपर जो वहाँ पर झुप्पड़पट्टियाँ हैं तो उनको हटाया जाता है। वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं जिनके लिए एक तरफ हम स्कीम्स निकालते हैं, सरकार स्कीम निकालती है कि सेंटर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पैसे दिए जाए ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा निकलते हैं तो फिर उसी जगह से जो सामान बेचने वाला व्यक्ति है तो उसको वहाँ से हटाया जाता है। और पुलिस भी जो है वो काफ़ी ओवर ज़ीलियस हो जाती है। आपको लाइन वाइन क्रॉस कर दी तो आपको डंडे से मार भी पड़ सकती है। तो इस प्रकार का बिहेवियर होता है क्योंकि पब्लिक इनकन्वीनियंस जो है उसको बहुत ही लो प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये एक चीज़ जो है वो हमारे देश में बदलनी चाहिए, और ये चीज़ पॉलिटिशियंस बदले ना बदले हम बदल सकते हैं अगर हम हमारा टेस्ट चेंज कर दे। तो ऐसी कॉन्वॉय को देखने के लिए जाना ही बंद कर दे अगर हम, तो फिर इसका चार्म भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। लेकिन दिस इज़ जस्ट वन थिंग, इसके अलावा पॉलिटिशियंस को भी इसको लेकर स्टेप्स उठाने चाहिए। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट इज़ अबाउट एपोलॉजी, माफ़ी मांगना। हाल ही में जर्मनी ने नामीबिया के जो हेरेरो और नामा वहाँ की जो कम्युनिटी है तो इनसे माफ़ी मांगी है। 1904 और 1908 के बीच में वहाँ पर जो जेनोसाइड हुआ और उस टाइम पर जर्मनी का यहाँ पर राज चल रहा था इस देश में, नामीबिया में। तो ये रहा जर्मनी, और एक दूसरा देश भी है दैट इज़ फ्रांस। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स हैं। फ्रांस ने भी रुवांडा से माफ़ी मांगी है। अब ये रहा नामीबिया और ये रहा छोटा सा एक देश है रुवांडा, राइट? तो यहाँ पर फ्रांस की हुकूमत थी, यहाँ पर जर्मनी की। और अब देखिए आज से 100 साल पहले की, अगर आज से लगभग 70 इयर्स या फिर उससे पहले की कहानी देखेंगे तो अलग अलग देशों के ऊपर ये यूरोपियन देशों का राज था। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपने ऑब्जर्व की है कि अफ्रीका का मैप देखिए, देशों की बॉर्डर्स कितनी स्ट्रेट हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको ये स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेगी क्योंकि ये लोगों ने, ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, अपनी इजी हो जाए अपना काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने अपने अपने एक दूसरे के साथ मिलकर बॉर्डर्स जो हैं वो फटाफट बना ली थी। बट दिस जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन। तो ये माफ़ी मांगी है। अब इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है कि जब कोई देश ऐसे माफ़ी मांग लेता है तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी
इम्प्रूव हो जाते हैं। और माफ़ी मांगने का मतलब यही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर रहता है। माफ़ी मांगने का मतलब यह है कि जो इतिहास में हुआ उससे हमने एक सबक लिया है, एक सीख ली है, और हम ऐसे ट्रेजेडीज़ को फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। और जो विक्टिम्स होते हैं उनको भी एक अनुभव होता है कि उनके साथ जो है वो एक जस्टिस हुआ। हेरेरो एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि ये माफ़ी जो है ये सिर्फ नाम की माफ़ी है, इससे उनको कुछ ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हेरेरो एक्टिविस्ट ने ये कहा है कि जर्मनी को जो ज़मीन, हेरेरो लोगों की ज़मीन उन्होंने हड़प ली थी, तो इस ज़मीन का उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये एक उनकी डिमांड है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, लेकिन ये एक उनकी डिमांड है। जर्मनी और फ्रांस की तरह टर्की जो है ये अर्मेनियन जेनोसाइड को मानने के लिए तैयार नहीं है। अप्रैल 2021 में जब जो बाइडेन साहब ने ये कहा कि ये जो अर्मेनिया में जो हुआ था तो ये एक जेनोसाइड है, तो इसको लेकर टर्किश प्रेसिडेंट काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने इनकी निंदा भी की, और इसकी वजह से जर्मनी और बेग पार्डन यूएसए और टर्की के रिलेशनशिप जो है उसमें भी हमें कुछ दरारें देखने को मिली हैं। एपोलॉजीज़ की बात करें तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांगने में वो पीछे नहीं रहे हैं, और वो उनकी एक बड़प्पन है उस देश के कल्चर का। कोमागाता मारू नाम की एक शिप थी। अब 1914 की बात है जब ये कोमागाता मारू शिप में ज़्यादातर जो लोग थे वो हमारे देश के थे, और साउथ एशिया से ये शिप निकलती, आई थिंक सिंगापुर से निकलती हैं, और इसमें ज़्यादातर सिख लोग थे। तो वो कनाडा पहुंचती है और कनाडा में इस शिप को डॉक करने से मना किया जाता है और फिर से इस शिप को वापस भेजा जाता है। और उस टाइम पर जब ये शिप में से लोग निकले तो फिर ब्रिटिशरों ने इनके ऊपर गोलियां चला दी और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो इस इंसिडेंट को लेकर 2016 में उन्होंने माफ़ी मांगी थी। फिर 2018 में जो ऐसे 900 ज्यूइश रेफ्यूजीज थे जो नाजी प्रोसिक्यूशन को, ये जो नरसंहार हो रहा था उनका जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, तो ये शिप जब कनाडा पहुंची तो इस शिप को भी रिजेक्ट कर दिया था कनाडा ने, उस वक्त की बात है ये। तो इसको लेकर भी माफ़ी मांगी है। तो दिस इज़ ए गुड साइन कि हम इतिहास से और कुछ देशों से हम इंस्पायर भी होते हैं, कि कुछ देश ऐसा जब करते हैं तब दूसरे देश भी इंस्पायर होते हैं कि हमें भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो करनी चाहिए। लेकिन आजकल ये चीज़ जो है उसको कमज़ोरी में देखा जाता है। ये कमज़ोरी नहीं है, ये आज की आवश्यकता है। आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। आप शी जिनपिंग को देख लीजिए, या फिर आप निकारागुआ, या फिर म्यांमार, या फिर ऐसे बहुत सारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, टॉप पॉलिटिशियंस, तो वो माफ़ी मांगने को वीकनेस समझते हैं। और हर जगह पर हमें ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस देखने को मिले हैं, ऐसी पार्टीज़ देखने को मिलती हैं जो गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सॉफ्ट पावर में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ हार्ड पावर को ही मानते हैं। और ये एक खतरे की बात है, ये एक चिंता का विषय है। भविष्य में जो सुपर पावर होंगे, या फिर अगर आपको कोई एक सुपर पावर शायद ना हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, और यही अच्छा है कि अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग रीजन में पावरफुल देश हों। ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये कुछ देश पावरफुल होंगे तो कुछ देश वीक होंगे, लेकिन पावरफुल देश जो हैं, आज तक हमने उन्हीं देशों को, या फिर इतिहास में भी जब हम किसी बड़े बड़े राजाओं की बात करते हैं तो ज़्यादातर राजाएं जो हैं, मीन्स वो काफ़ी, या फिर किंगडम जो हैं, वैसा किंगडम जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी उसको हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन भारत का इतिहास अगर आप देखें तो कुछ हमारी माइथोलॉजीज़ में अगर आप जाएं तो महाभारत हैं, फिर रामायण हैं, और अशोक राजा की बात करें, अकबर की भी बात हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे राजा हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, राइट, देन वी हैव महाराणा प्रताप, शिवाजी हैं, ऐसे साउथ के भी बहुत सारे राजा हैं। तो उनको अगर आप देखेंगे तो दे वर नॉट ब्लड थर्स्टी, वो हार्ड पावर था उनके पास, लेकिन उनके जीवन से हमें ये भी देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट कृष्णा हैज सेड, जो अर्जुन को जो गीता में पढ़ने को मिलता है, राम का जीवन चरित्र,
और इसके अलावा दूसरे जो रिकॉर्डेड राजा हैं, जैसे कि अशोक राजा की बात करें तो ही वॉज वेरी माइटी, वॉज वेरी पावरफुल, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, फिर अपने कंपैशन, करुणा की वजह से पूरी दुनिया में लोग उनको मानने लगे, जानने लगे। तो फ्यूचर के जो ग्लोबल पावर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स जो हैं, या फिर ऐसे देश जो हैं, तो उन ये मिलिट्री और मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ उनके पास सॉलिड मोरल लीडरशिप भी होनी चाहिए। अनदर शेड ऑफ ग्रे, ये पाकिस्तान को लेकर है। अब इस विषय को हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया था इससे पहले, लेकिन बहुत ही क्विकली अगर देख ले, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर हैं कि 39 मेंबर वाला जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये तय किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। जो टोटल पाकिस्तान को पॉइंट्स दिए गए थे, उसमें से जो 1 पॉइंट के टेरर ग्रुप्स जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, तो ये चीज़ पाकिस्तान नहीं कर पाया। मसूद अजहर और दूसरे ऐसे जो कन्विक्ट्स हैं, तो इनको कन्विक्ट करने में, ऐसे आतंकवादियों को कन्विक्ट करने में पाकिस्तान फेल रहा। अब FATF यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ क्लोजली काम करता है, और इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो 2009 से 2015 के बीच में ग्रे लिस्ट में था, फिर ग्रे लिस्ट में से निकलता है और फिर से 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। इससे पाकिस्तान को भी काफ़ी नुकसान होता है, और भारत ने भी ऑफ कोर्स काफ़ी लॉबिंग की है, क्योंकि भारत एक विक्टिम देश है। हमें बहुत सारे 26/11, पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट, पुलवामा, उरी, तो ऐसे बहुत सारे अटैक्स हमारे ऊपर ये LET और JEM के माध्यम से होते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स भारत काफ़ी ज़ोर देता है कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बंद हों, और ये प्रेशर जो है FATF का, ये काफ़ी मीन्स आप देखिए 28 में से लगभग 27 पॉइंट्स दिए गए, तो उसमें से 26 पॉइंट्स फुलफिल किए, एक बाकी है, लेकिन अच्छा है कि FATF ने पाकिस्तान को इसमें ही रखा है, ग्रे लिस्ट में। कॉशन एंड ऑप्टिमिज्म, ये थर्ड वेव को लेकर है कि भारत की बात करें तो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट केसेस हमारे देश में है, थर्ड हाईएस्ट मृत्यु भी हमारे देश में हुई है। दुनिया की 18%, लगभग 17-18% पॉपुलेशन एक देश में रहती है, दैट इज़ इंडिया। अब प्रश्न यह है कि क्या थर्ड वेव भी आ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अनलॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ओडिशा में देखा, महाराष्ट्र में देखा कि केसेस फिर से थोड़े बढ़ने लगे हैं। ICMR और इंपीरियल कॉलेज लंदन ने कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग की स्टडी की है, और अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि थर्ड वेव जो है वो इतनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी एज़ फार एज हम वैक्सीनेशन को एक्सपांड करें। देश का टारगेट है कि 94.4 करोड़ एडल्ट्स को इस साल के अंत तक हम वैक्सीनेट कर लेंगे। आज हमारे देश में 20% से कम इंडियन पॉपुलेशन को एक डोज मिला है, और 4% से कम पॉपुलेशन को दोनों डोजेस मिले हैं। तो वैक्सीनेशन में हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे हमने इससे पहले भी बातचीत की है, 1 करोड़ लोगों को हर रोज़ हम डोज जब देने लगेंगे, तब जाकर हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। और वैक्सीनेशन मिल जाए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा, राइट, होपफुली, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो मास्क पहनना, वैक्सीनेशन, मास्क, क्राउड से बचना, और फिज़िकल या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें तो हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी, तब जाकर हम थर्ड वेव को बीट कर पाएंगे, या फिर उसको डिले कर पाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड वेव आए ही नहीं, अगर ये सारे स्टेप्स हम उठा लेते हैं तो। सैटरडे को जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज आपके लिए एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।